बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में रेशो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था, डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यूड रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे। इन कंटिन्यूड रेशो, ये आप पहले डेफिनेशन का निशान लगा लें। इन कंटिन्यूड रेशो रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशो A रेशो B and C ratio D expressed in the form of A ratio B ratio C. This is called a continued ratio. इसको मैं रजिस्टर पे आपको करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, इसकी एग्जांपल भी बताऊंगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी रजिस्टर पे ही कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्या रिलेशन है। स्पीड इज़ डिस्टेंस कवर्ड विद इन अ यूनिट टाइम। ये भी डेफिनेशन आपने याद करनी है और ये फार्मूला भी याद करना है। ये इंशाल्लाह मैं आपको रजिस्टर, यूनिटरी मेथड, प्रोपोर्शन मेथड, ये दोनों सेम ही होते हैं। इस यूनिटरी मेथड से आप क्वेश्चन करें या प्रोपोर्शन मेथड से क्वेश्चन करें, आपका आंसर सेम आएगा। तो अब ज़रा रजिस्टर पे चलते हैं, आपको ये टॉपिक समझाता हूँ जी स्टूडेंट्स। तो ये देखें, ये हमारे पास कंटिन्यूड रेशो है। ये दो रेशो हैं हमारे पास, A रेशो B और B रेशो C। अब ये देखें कि B का ताल्लुक पहली रेशो के साथ भी है और दूसरी के साथ भी है। तो जब एक का ताल्लुक दोनों के साथ होता है तो वो दोनों को मिलाती है, इसी वजह से हम इसको कंटिन्यूड रेशो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास A रेशो B क्या है, 2 रेशो 3 है और B रेशो C क्या है, 3 रेशो 4 है। तो हम इसको कंटिन्यूड कैसे करेंगे कि A रेशो B और B के नीचे ही B लगाकर आगे रेशो C कर लेंगे। तो ये हमारे पास A रेशो B रेशो C। आपको यहाँ पे आसान सी बात बता दूँ, जो आपकी कॉमन वैल्यू होगी वो आप दरमियान में लिखेंगे। अब A रेशो B की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 2 रेशो 3, ये हमने यहाँ पे लिखी। और फिर हमारे पास आगे क्या है, B रेशो C। तो B रेशो C की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 रेशो 4। तो ये हमने 3 रेशो 4 लिख दिया। ओके जी, अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट मेंबर को, दोनों के फर्स्ट मेंबर को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा, 3 2 6। और फिर इस 3 को आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 9 और फिर ये 3 4 12। तो ये आपके पास कंटिन्यूड रेशो का आंसर आ गया। इसका कुछ ऐसे साइन बन जाता है, आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। यानी कि इस डायरेक्शन से जाएंगे, इधर जाएंगे और इधर आएंगे। ओके जी, अब ये देखें, ये हमारे पास कंटिन्यूड रेशो का आंसर आया है 6 रेशो 9 रेशो 12। तो आपको पता है रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर वो किसी एक नंबर पे डिवाइड हो रहा तो हम कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाय हम 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेशो 3 रेशो 4। और इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और स्पीड टाइम का रिलेशन। जो स्पीड होती है वो फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते हैं और यहाँ से हम डिस्टेंस का फार्मूला निकाल सकते हैं। ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब अगर यहाँ से आपको टाइम निकालना है तो स्पीड इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास टाइम इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये 3 फार्मूले अगर आपको याद हो जाएं तो इसके जो भी क्वेश्चन आए वो आप आसानी से कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड में वो हमें बताता है कि अगर आपको 3 या 4 की वैल्यू या 5 10 की वैल्यू हो, यानी कि एक ग्रुप की वैल्यू आपको मौजूद हो और उससे बड़े या छोटे किसी और ग्रुप की आपने वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप क्या यूनिटरी मेथड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह रहा था कि 3 आवर्स में 240 किलोमीटर का कवर डिस्टेंस करता है। तो आप बताएं कि 7 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब हम क्या करेंगे, बीच में पहले 3 आवर्स में से हम 1 आवर्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 1 आवर्स की वैल्यू जब आ जाएगी, आपको पता है जब ज़्यादा की वैल्यू मौजूद हो और 1 की वैल्यू निकालनी हो तो हम डिवाइड करते हैं, और जब 1 की आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये पहले हम एक ग्रुप से 1 पे आएंगे और फिर 1 से आगे नेक्स्ट ग्रुप पे जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। ये हमारे पास बहुत ही आसान मेथड है। इससे हम जो है अगर ग्रुप की वैल्यू दी हो उससे एक की वैल्यू निकालकर उससे बड़े या छोटे ग्रुप की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी जैसा हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम प्रोपोर्शन मेथड कहते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो चीज़ फाइंड करनी थी उसको हमने लेट ले लिया। अब ये हमारे पास डिस्टेंस वाला कॉलम आ जाएगा और ये हमारे पास टाइम वाला कॉलम आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर टाइम आपके पास, एक बार याद रखना कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको लेफ़्ट साइड पे रखें ताकि आपकी आसानी हो, ठीक है। अब 3 आवर्स थे तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ था? 240। अगर आपको 7 आवर्स दिए जाएं तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा? तो ज़ाहिर सी बात है, अगर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो उसको आप एरो दोनों का एक साइड पे लगाते हैं, यानी कि चाहे आपकी मर्ज़ी ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। तो फिर मैंने ऊपर की तरफ लगाया है, तो अब मैंने क्या किया, जो टेल वाली वैल्यू है ये आपको पता है, इसको हम कहते हैं हेड, और ये हमारे पास क्या होती है जी? टेल होती है। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। जो टेल वाली वैल्यू है वो मैंने रेशो से पहले लिखी, और जो टेल हेड वाली है वो रेशो के बाद लिखी। दरमियान में मैंने प्रोपोर्शन डाला। इसी तरह अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमने इसी तरह लिखना है, टेल वाली वैल्यू पहले लिखेंगे और हेड वाली बाद में लिखेंगे। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो ये नोमिनेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर x/240 आ जाएगा, और इधर 7/3 आ जाएगा। और ये हमारे पास प्रोपोर्शन क्या होता है, ये असल में क्या होता है, 2 रेशियो की इक्वलिटी होती है, तो ये इक्वल में चेंज हो जाएगा। ओके जी। तो अब हम ये 240 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = 7/3 × 240। अब ये 3 जो है ये 240 से कट हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, और साथ में ये 0 लग जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा x = 7 × 80। तो ये हमारे पास देखें आंसर आ जाएगा 560। तो अब जो आंसर हमारा प्रोपोर्शन मेथड से आया है वही आंसर हमारा यूनिटरी मेथड से आया था, ठीक है जी। तो ये दोनों मेथड बिल्कुल आसान से हैं। इनका काम क्या होता है कि अगर आपको किसी ग्रुप की वैल्यू दी हुई है और उससे बड़े या छोटे ग्रुप की ही वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई भी आप जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। 6 एक्सरसाइज है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज़ 200, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25। अब ये देखें 10 लॉटरी टिकट्स की वैल्यू हमें दी हुई है, प्राइस हमें दी हुई है 200, तो हमने 25 की निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने ये जो भी क्वेश्चन किया है सबको प्रोपोर्शन मेथड से किया है, आप चाहें तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। ओके जी, तो चलते हैं जी रजिस्टर पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें लेट मैंने किया कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स, वो मेरे पास आ गया जी x मैंने ले लिया। अब मुझे नहीं पता लेकिन मैंने क्या कर दिया, x ले लिया। अब x मैंने फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है, तो उसको मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड पे लिखें, और टिकट्स नंबर ऑफ़ टिकट्स जो हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ टिकट्स वो राइट साइड पे आ जाएंगे। अब 10 टिकट्स हों तो 200 रुपीज़ हमारे कॉस्ट होते हैं। अगर 25 टिकट्स लें तो हमारे कितने रुपीज़ कॉस्ट होंगे, तो सेम उसी तरीके से x/200 और प्रोपोर्शन 25/10। अब x/200 आ जाएगा और यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी 25/10 आ जाएगा। अब ये 200 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगी। 25 × 20 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 500। यानी कि 25 अगर आपने टिकट्स लेने हैं तो आपको कितने कॉस्ट करने पड़ेंगे, 500। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ अ क्लॉथ 1500 रुपीज़, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ अ सेम क्लॉथ कैन बी परचेज्ड फॉर 15,000। 1500 के उसे 5 मीटर का कपड़ा मिलता है, वो कह रहे हैं कि 15,000 में कितना मीटर कपड़ा मिलेगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हमने लेट किया जी क्लॉथ, हमने यानी कि कपड़ा हमने कितना लेना है वो हमने x कर लिया, और कपड़ा हमारे पास किस यूनिट में है, मीटर में है, और हमने क्लॉथ को पहले लिखा लेफ़्ट हैंड साइड पे और उसकी जो कॉस्ट है उसको हमने राइट हैंड साइड पे लिखा। अब ये देखें कि 1500 में कितना कपड़ा हमें मिलता है जी, 5 मीटर। तो 15,000 है तो हमें कपड़ा क्या है, पैसे हमने ज़्यादा लगाए हैं तो कपड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो हम लिखेंगे x/5 प्रोपोर्शन
15,000 रेशो 1500। अब इनको हम फ्रैक्शन बनाएंगे x बाय 5, 15,000 बाय 1500, तो ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, 15 से कट जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 10। अब ये 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 × 5 50 मीटर हमें कपड़ा मिलेगा। कितने का जी, 15,000 का। 1500 का हमें 5 मीटर मिल सकता है, तो 15,000 का कितना मिलेगा जी, 50 मीटर। ओके जी, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है कि इट इज़ द गिवन दैट इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ए इलास्टिक स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली विद द मास ऑफ अ हैंग फ्रॉम इट। वो कह रहा है कि स्प्रिंग के साथ मैस बढ़ाते जाएं तो उसकी लेंथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, यानी कि डायरेक्टली है, मैस बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगी। वो कहते हैं कि अगर मैंने 50 kg जो है वो मैस उसमें लगाया है तो उसमें उसकी लेंथ कितनी बढ़ी है, 2.5 सेंटीमीटर। और अगर वो कह रहा है कि अगर मैं उसकी लेंथ बढ़ाता हूँ 7.5 बढ़ जाती है, तो मैंने मैस कितना जो है उसके साथ हैंग किया है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो लेट मैंने क्या कर दिया, सपोज कर दिया जी, मैस इज इक्वल टू एक्स है, मुझे नहीं पता था लेकिन मैंने सपोज कर लिया। अब ये है कि अगर मैं 50 kg का मैस उसमें हैंग करता हूँ तो 2.5 सेंटीमीटर जो है उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। अगर उसकी लेंथ 7.5 मीटर बढ़ जाए तो मैंने कितना वेट जो है वो लगाया है वहाँ पे x कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा वेट लगाऊंगा तो ज़्यादा लेंथ होगी, तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहेंगे, x रेशो 50 प्रोपोर्शन 7.5 रेशो 2.5। अब ये आपको पता है x बाय 50 फ्रैक्शन में आएगा, 7.5 बाय 2.5, तो ये पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो सेम हैं, यानी कि इसका भी 1 डिजिट है और इसका भी 1 डिजिट है। हमारे पास रह जाएगा 75 बाय 25 और ये 50 इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 25 मल्टीप्लाई 25 1 जार 25 2 जार, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारे पास जी वेट कितना हम लगाएंगे जी, 150 kg। अगर हम 150 kg मैस जो है उसके साथ हैंग करते हैं तो वो कितना 7.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक एजेंट जो है वो पेड कमीशन करता है 200 रुपीज़, कितने अगर चीज़ें बेचें 2000 की, अगर 2000 की चीज़ें बेचें तो वो 200 रुपये अपनी कमीशन ले लेता है। तो वो कहते हैं कि अगर 30,000 की चीज़ें बेचें तो उसे कमीशन कितनी मिलेगी। तो चलते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो हमने लेट क्या किया जी, कमीशन इज इक्वल टू एक्स ले लिया। तो अब 2000 की चीज़ें बेची हैं तो 200 रुपीज़ उससे मिले हैं। अगर 30,000 की बेचेगा तो कितने रुपए मिलेंगे, तो ये हम x रेशो 200, सेम वही प्रोसेस जो हम पीछे कर रहे हैं। तो हमारे पास जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कमीशन वो कितनी बना लेगा जी, 30,000 की चीज़ें बेचेगा तो 3,000 कमीशन उसे मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 150 kg ऑफ अ शुगर कॉस्ट 3000, हाउ मैनी kg शुगर कैन बी परचेज्ड फॉर 8500 रुपीज़। यानी कि 3000 की 150 kg आती है, तो आप बताएं कि 8500 की कितनी जो है वो शुगर आएगी। तो हम चलते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या किया, शुगर मैस जो है मैस ऑफ शुगर या शुगर मैस इज इक्वल टू एक्स ले लिया। तो अगर 3000 हमारे पास पैसे हों तो 150 kg जो है हमें शुगर मिलती है। अगर 8500 रुपये हैं तो हमें कितनी शुगर मिलेगी, वो हमने x लगा दिया। x रेशो 150 प्रोपोर्शन 8500 रेशो 3000। तो इनको जब डिवाइड करेंगे ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास क्या रह जाएगा 85 बाय 30, और ये 150 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगी और ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगी। पीछे रह जाएगा 3 1 जार और 3 5 जार 15। अब हमारे पास 85 मल्टीप्लाई 5 रह गया, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 425। यानी कि हम 8500 की कितनी हमें शुगर मिलेगी जी, 425 किलो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 7 शीट्स ऑफ अ पेपर वेट 25 ग्राम। अगर हमारे पास पेपर वेट जो है वो 25 ग्राम हो तो हम उससे 7 शीट बना सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको 2.5 kg वेट दिया जाए तो आप कितने पेपर बनाएंगे। तो
तो इसको ज़रा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैथ्स, सबसे पहले तो जो मैथ्स हमें 2.5 kg दिया हुआ है उसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि दूसरा मैथ्स हमें ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है 1 ग्राम जो है वो 1 kg जो है वो कितना होता है जी, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को, तो हमारे पास 2500 ग्राम बन जाएगा। ओके जी, तो अब अगर 28 ग्राम हमारे पास वेट हो तो 7 शीट्स बनती हैं। अगर हमारे पास 2500 ग्राम हो तो कितनी शीट बनेगी? तो हम सेम उसी तरीके से x रेशो 7 प्रोपोर्शन 2500 रेशो 28, तो ये हमारे पास x बाय 7 2500 बाय 28 आ जाएगा। ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास 7 1 जार 7 और इधर 7 4 जार। अब 4 को हम डिवाइड करें या कट करें, ये मैंने डिवाइड भी कर दिया और कैंसिल आउट भी कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, नंबर ऑफ शीट्स जो हैं वो कितनी बनेगी, 625। यानी कि अगर आपको वेट दिया जाता है 2.5 किलोग्राम तो उसकी शीट कितनी बनेगी, 625। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स 44 किलोमीटर ऑन अ 5 लीटर ऑफ अ पेट्रोल। अगर 5 लीटर पेट्रोल उसमें डलवाया जाए तो वो 44 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। हाउ फार वुड इट ट्रेवल्स ऑन अ 48 लीटर ऑफ अ पेट्रोल। 48 लीटर पेट्रोल अगर उसमें डलवाएं तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा पेट्रोल है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये भी क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू x लिया। अब 5 लीटर पेट्रोल है तो 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। अगर 48 लीटर पेट्रोल डलवा दिया जाए तो कितना डिस्टेंस होगा, x होगा। अब x रेशो 44 प्रोपोर्शन 48 रेशो 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा x बाय 44 और यहाँ पे इक्वल आ जाएगा और 48 बाय 5। अब ये 44 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2112, यानी कि 2112। अब 2112 को अगर हम 5 पे डिवाइड करते हैं, ये मैंने डिवाइड किया है, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 422.4 किलोमीटर। यानी कि अगर 48 लीटर उसमें पेट्रोल होगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 424.4 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज का हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।